वेलकम अगेन। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके थे। सेकंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या देखना है, इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन है, 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन आज की तारीख में हो चुकी है। हम मान सकते हैं कि लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी होगी। तो अगर इस फैक्ट को ध्यान से समझा जाए, एक तरफ पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लिमिटेड हैं। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड यानी कि हमारी जो रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है इसको हम रिसोर्स की तरह कैसे इस्तेमाल करें और ये पॉपुलेशन कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, हार्मफुल ना हो। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि पॉपुलेशन एक एसेट की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है और यही पॉपुलेशन लायबिलिटी भी हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, वही पॉपुलेशन एसेट में कन्वर्ट हो सकती है और वही पॉपुलेशन लायबिलिटी बन सकती है। ये पॉपुलेशन एसेट कब होगी? जब एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी और स्किल्ड होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, पॉपुलेशन एसेट कब होगी? जब ये हेल्दी होगी, एजुकेटेड होगी और स्किल्ड होगी। अगर पॉपुलेशन अनस्किल्ड है, अनहेल्दी है, अनएजुकेटेड है तो ये लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सोसाइटी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्ट करें। कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको एसेट के रूप में डेवलप करें। तो अगर गवर्नमेंट एजुकेशन के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू और हेल्थ पर फोकस करते हुए कुछ इनिशिएटिव्स ले तो उसका बेनिफिट कंट्री को मिलेगा और पॉपुलेशन एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल ये प्रोग्राम है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये प्रोविजन दिया गया है कि 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन यहां चैलेंज आता है क्वालिटी एजुकेशन का। कहीं ना कहीं हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं। खास तौर से अगर हम बात करें क्लास 12 तक, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही प्रेफर करते हैं बच्चे, लेकिन अगर 12th तक की बात करें तो कुछ अर्बन एरियाज के पब्लिक स्कूल्स को छोड़ दिया जाए तो स्पेशली रूरल एरियाज में पब्लिक स्कूल्स का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है क्वालिटी एजुकेशन के मामले में। अब जब क्वालिटी एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स में नहीं मिल पाएगी, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो वो डाइवर्ट होगा प्राइवेट स्कूल की तरफ। अब जब वो प्राइवेट स्कूल की तरफ डाइवर्ट होगा, वहां फीस ज़्यादा है, उतनी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये एक चैलेंज बन जाता है। तो एजुकेशन तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A प्रोविजन कर देता है, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बन जाता है। लेकिन चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज है क्वालिटी एजुकेशन। दूसरी बात, अगर हम मेडिकल के टर्म में बात करें तो यहां गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। सबसे पहला तो यहां जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि 6 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन के प्रोविजन किए गए हैं। दूसरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तीसरा, यहां जो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है वो है आयुष्मान भारत। अब अगर हम मेडिकल की सेंस में बात करें तो यहां एक बड़ा चैलेंज है कि रूरल एरिया में उस तरीके के हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं जितनी वहां रिक्वायरमेंट है। यानी कि जितनी पॉपुलेशन रूरल एरिया में है उस रेशो में हॉस्पिटल्स हमें रूरल एरिया में देखने के लिए नहीं मिलते। इसीलिए अर्बन एरियाज में जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एम्स हों या बाकी के कोई हॉस्पिटल्स हों, वहां पर लोड ज़्यादा रहता है।
तो ये चीज समझने की है कि अगर रूरल एरिया तक मेडिकल फैसिलिटी यानी कि अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल करा दिए जाएं तो यहां हम एक अच्छा टारगेट अचीव कर लेंगे। अब बात करें अब एक बड़ी चैलेंज आया कंट्री के सामने, चैलेंज आया, एजुकेशन तो सबने ले ली, डिग्री सबके पास हो गई, प्रॉब्लम आई स्किल, यानी कि स्किल डेवलप नहीं हुई। अगर किसी से बात करो भाई आपने डिग्री की है, हाँ जी की है, क्या, बीटेक, ठीक है, या अदर डिग्रीज भी सब कर रहे हैं। डिग्री करने के बाद भी उनके अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप नहीं हो पाई कि वो कोई एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल जाए, यानी कि वो अपना कोई रोजगार जोड़ सकें। तो ये एक बड़ी चुनौती कंट्री के सामने आई, यानी कि एजुकेशन ले रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, और वो जो स्किल्स या एजुकेशन जो भी वो ले रहे हैं वो मार्केट के साथ मैच नहीं होती। प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन ले रहे हैं, स्किल भी कोई डेवलप हो रही होगी, लेकिन वो मार्केट के साथ मैच नहीं हो रही। जब वो मार्केट के साथ मैच नहीं होती तो वो रोजगार में कन्वर्ट नहीं होती, जॉब्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ने चलाया स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, उसके भी कुछ बेनिफिट आए, कुछ रिजल्ट्स आए, लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट है ये स्कूल लेवल पर करना पड़ेगा, कॉलेज लेवल पर करना पड़ेगा। साथ साथ जो स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं वो करंट मार्केट के साथ सुटेबल होने चाहिए। तो सबसे पहला हम लोगों ने यही समझा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये लायबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि जो पॉपुलेशन है आपकी वो लायबिलिटी भी हो सकती है और वो एसेट भी हो सकती है। एसेट बना लोगे तो वो आपके लिए एक रिसोर्स बन जाएगी, नहीं तो वो लायबिलिटी रहेगी। एसेट कैसे बनेगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट। और जो चैलेंजेस हैं इसके, बेसिकली नेगेटिव साइड जो हैं या चैलेंजेस जो हैं वो ये है कि उतनी ही पॉपुलेशन को आपको फूड भी देना है, उतनी ही पॉपुलेशन को आपको एजुकेशन भी देनी है, मेडिकल फैसिलिटी भी देनी है, तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। अब बात करते हैं, अगर हम अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर लें तो बेनिफिट क्या होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। और जो साइकिल चलेगी वो वर्चुअस साइकिल चलेगी, यानी कि ग्रोथ की तरफ आप चलेंगे, विशेष साइकिल नहीं चलेगी, नेगेटिव साइड आप नहीं जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, हम क्राइसिस की अगर बात करें, देखो बहुत ध्यान समझिएगा, एक पर्सन है उसके पास 30 बीघे लैंड है, 40 है या 100 मान लेते हैं, ठीक है, एक कोई पर्सन है उसके पास कितने बीघे लैंड है, 100, ठीक है। अब 100 बीघा जमीन इसके पास होने के बाद मान लीजिए इसकी स्किल डेवलप नहीं होती, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, ये एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। अब आप कुछ समय के बाद सिनेरियो देखोगे, इसकी नेक्स्ट जनरेशन में इसका जो लैंड है ये सेल होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अब इसके पास स्किल्स है नहीं, जब तक ये जमीन थी इसने वहां से अपनी थोड़ी बहुत अर्निंग की और उससे अपना सर्वाइवल कर लिया, लेकिन जब ये लैंड नहीं रहेगा तब ये सर्वाइवल कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास स्किल्स नहीं है, ये एजुकेटेड नहीं है। तो एजुकेशन और स्किल्स क्या करती हैं, अगर हम इसको यहीं पर दोबारा एज्यूम करें, इसके पास 100 बीघा जमीन है, ये एजुकेटेड भी और स्किल्ड भी हो, तो ये इस लैंड को भी बढ़ा देगा, इस जमीन को भी बढ़ा देगा और इस पर कोई ना कोई नया काम शुरू कर देगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का करे या कोई भी किसी भी तरीके का काम ऐड ऑन करे, ये ऐड ऑन करेगा क्योंकि इसके पास स्किल्स हैं। तो होता क्या है, अगर पर्सन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो वो एग्जिस्टिंग एसेट्स में इंक्रीमेंट करता है, एग्जिस्टिंग एसेट्स में क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, वो जो इनकम है उसको भी ऐड ऑन करता है। लेकिन अगर वही पॉपुलेशन, वही पर्सन अनस्किल्ड हो तो एग्जिस्टिंग एसेट्स को भी खत्म करता चला जाता है। तो बात क्या समझनी है, एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के आईटी सेक्टर की बात करें तो इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन हुआ। अब आईटी रेवोल्यूशन होने के बाद आज इंडिया का आईटी सेक्टर एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया के जीडीपी के अंदर। अब
अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो कोई कंट्री ऐसा है जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोई कंट्री ऐसा है कहीं पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जापान की बात करें तो जापान के अंदर उतने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, उसके कारण जापान डेवलप्ड कंट्रीज में है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है इसमें हमारे पास उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, उतनी स्किल्ड रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड नहीं है, इसीलिए हमारा डेवलपमेंट पीछे है। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी थी, साथ साथ इंडिया के पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज भी थी। इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, चाहे वो तक्षशिला हो, नालंदा हो, या जो भी बड़े बड़े मंदिर होंगे, वहां भी रिसर्च सेंटर ही थे वो, क्योंकि वहां पर पूरा एजुकेशन का हब होता था। तो ये चीज समझने की है कि उस समय यानी कि एंशियंट टाइम में इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज होने के साथ साथ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी थी, इसीलिए भारत क्या था? सोने की चिड़िया था, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज ही होती चली जाएगी, घटने की तरफ नहीं जाएगी। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, आज की परिस्थिति की, तो हमारे यहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज उतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। अब यहां एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं, इंडिया की जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, उस नेशनल इनकम के अंदर हम लोग हाउस होल्ड वर्क को कैलकुलेट नहीं करते, यानी कि जो भी महिलाएं घर में काम करती हैं उनके काम को मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करके नेशनल इनकम के अंदर नहीं जोड़ा जाता है। अब देखो नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या होगा और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या होगा? सबसे पहले हम समझते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, एक तरीके से वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा लेबर खड़ी रहती है रोड साइड, सुबह आकर के खड़े हो जाते हैं, उन्हें काम मिल जाता है, शाम तक की वो लेबर करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, डेली बेसिस का है, किसी दिन काम मिला, किसी दिन नहीं मिला, हो सकता है रेगुलर भी काम मिल जाए। तो यहाँ क्या चीज़ समझनी है, ये सब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसलिए हैं क्योंकि ये एक तो अनएजुकेटेड हैं और लो स्किल्ड हैं, यानी कि यहां फिजिकल वर्क ज्यादा है, मेंटल वर्क कम है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वर्क हो उसमें फिजिकल और मेंटल तो लगता ही लगता है, यानी कि मानसिक रूप से भी आप काम करेंगे और शारीरिक रूप से भी काम करेंगे। ये एक अलग बात है कि किसका हिस्सा कितना होगा। ऐसा हो सकता है कि शारीरिक काम ज्यादा हो, मानसिक कम हो, या ऐसा भी हो सकता है मानसिक ज्यादा हो, शारीरिक कम हो, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब इन सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्रॉब्लम आती है, एक तो जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं होती। जैसे बात करें टॉयलेट फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल नहीं होती, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करता है कोई, वो है विमेन। ठीक है, क्योंकि ना तो यहां पर मैटरनिटी लीव होती हैं, ना चाइल्ड केयर फैसिलिटी होती हैं, और कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगी वो वुमेन फेस करेंगी। इसके अलावा यहां एक प्रॉब्लम और होती है, वो होती है वेजेस की। कई बार ऐसा होता है कि वेजेस मिलती हैं, कई बार ऐसा होता है कि वेजेस नहीं मिलती। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट क्या ले रही है? स्टेप्स ले रही है। अब हम लोग बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है?
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर फैसिलिटीज मिलती हैं, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ मैटरनिटी लीव्स का कॉन्सेप्ट होता है, चाइल्ड केयर फैसिलिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी होती है, सैनिटाइजेशन होता है, क्लीन एनवायरनमेंट होता है, गवर्नमेंट के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मैक्सिमम स्किल्ड लेबर काम करती है, अनस्किल्ड नहीं करती। अनस्किल्ड लेबर मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करती है। अब बात करें एक्टिविटीज की। एक्टिविटी, यहां जो एक्टिविटी का मीनिंग है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। यहां एक्टिविटी का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी या मार्केट एक्टिविटी उन एक्टिविटीज को बोला जाता है जिसमें मनी या प्रॉफिट इन्वॉल्व्ड हो। बहुत ध्यान से समझिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी या मार्केट एक्टिविटी उन एक्टिविटीज को बोला जाता है जिसमें मनी या प्रॉफिट इन्वॉल्व्ड हो। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी उनको बोला जाता है जिसमें कोई प्रॉफिट या मनी इन्वॉल्व्ड ना हो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हाउस होल्ड वर्क है, विमेन हाउस होल्ड वर्क जो है ये, इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से नहीं हो रही है, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। और जब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। तो दोबारा ध्यान समझो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी या प्रॉफिट इन्वॉल्व हो उसको मार्केट एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, और अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस किस सेक्टर में हो सकती हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में हो सकती हैं। हम ये कहें कि 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखो, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन एसेट बनेगी जब लिटरेट होगी, हेल्थी होगी। लायबिलिटी बनेगी जब इलिटरेट होगी, अनहेल्थी होगी। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे चेक करते हैं? ये चेक करते हैं हम लिटरेसी रेट। ठीक है, हालांकि अब एक और चैलेंज आ गया, अभी मैंने बताया भी था कि लिटरेसी रेट और लिटरेट, ठीक है ना। कुछ गवर्नमेंट्स कंट्री के अंदर इस तरीके की आई जिन्होंने लिटरेसी रेट बढ़ा दिया। लिटरेसी रेट बढ़ाने का मतलब है आप बच्चे को बस पास कर दो, ठीक है, फेल नहीं करना है इसको, पास कर दो, कर दिया, फायदा क्या हुआ? जीरो। वो लिटरेट नहीं हुआ, केवल लिटरेसी रेट बढ़ा। ऑन पेपर वो लिटरेट है, ऑन पेपर वो लिटरेट है, कागजों में वो साक्षर है, कागज में उसके पास डिग्री है, लेकिन अगर उससे पूछोगे, उससे कुछ जानने की कोशिश करोगे, कुछ समझने की कोशिश करोगे तो उसको नहीं पता, वो इलिटरेट का इलिटरेट ही है। ठीक है ना। तो जैसे एक पहली टेंडेंसी रही है कंट्री के अंदर कि भाई कागजों में सड़क बन गई, पेपर्स में रोड बनी हुई है, जा करके देखोगे तो रोड है नहीं। तो वो जो टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में आई, और एजुकेशन सेक्टर में आने के बाद क्या हुआ? बच्चों ने एडमिशन लिया, स्कूल में लेंगे, कॉलेज में लेंगे, उसके बाद घूम रहे हैं, ना एजुकेशन का पता है ना किसी चीज़ का पता है, फिर टीचर भी जो लिख रहे हैं लिखो, पास करो, आगे बढ़ो। तो लिटरेसी रेट तो बढ़ गया, लिटरेसी नहीं बढ़ी। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। हेल्थ में हम लोग देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बालक जब जन्म लेगा तो कितना जिएगा, यानी कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। फिर बात करते हैं स्किल फॉर्मेशन। तो लिटरेसी रेट, हेल्थ, स्किल फॉर्मेशन, इन सब से हमें पता चलता है कि वो पॉपुलेशन कैसी है, वो एसेट है या वो लायबिलिटी है। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। जब हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हों जो लेटेस्ट ना हो, अपडेटेड ना हो। तो हमने हर साल अपने फैक्ट्स, डेटा अपडेट करना होता है, और उसके लिए हमारा पास सबसे अच्छा सोर्स होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। बजट और इकोनॉमिक सर्वे और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स आती हैं, हालांकि उन सब रिपोर्ट्स का जो एक कंक्लूजन है वो हमें इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू हम अपने सारे फैक्ट, सारे डेटा अपडेट करते हैं। फिलहाल जो हम ये क्लास कर रहे हैं एनसीईआरटी की, इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप मेन कोर्स करें इकोनॉमिक्स का तो आपको ये आइडिया रहे
आप ऐसे रहें कि भाई मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं हूं कि मेरे को जानकारी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में, और बिल्कुल होपलेस ना हो जाए, क्योंकि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, कोई टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का खेल है बस। अब देखो लिटरेसी रेट की बात करें तो 1951 में 18% लिटरेसी रेट था, 2010-11 में 74% लिटरेसी रेट था। अब लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, ठीक है। पहले एक ऐड आता था, ठीक है, पूरब से सूर्य उगा, तो गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिए, इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है ना। अब ये पूरब से सूर्य उगा चलाया तो लोगों को मोटिवेट किया। फिर एक चला पढ़ने की कोई उम्र नहीं, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं गवर्नमेंट ने चलाया, हालांकि कुछ लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेटेट कर लिया और वो एक ही क्लास में अपनी उम्र बढ़ाते चले गए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने चलाया मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम के अंदर कि भाई आपको दिन का भोजन भी सरकारी स्कूल में मिलेगा, आओ, तो इसके लिए भी लोग आए, ठीक है, बच्चों को एनरोल कराया गया। इसके अलावा फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन चलाई गई, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया गया, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के अंदर भी आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई 6 से 14 ईयर्स। इसने क्या किया, इससे बेनिफिट हुआ और बेनिफिट होकर के हमारा लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ। अब बात करें हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, इन सभी के ऊपर फोकस किया, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाए गए, जो मदर हैं वो यानी कि जब तक बेबी बॉर्न नहीं हुआ, ठीक है, तब तक उनको केयर प्रोवाइड करना, मैटरनिटी के लीव्स प्रोवाइड करना, ये सब काम गवर्नमेंट ने किए और उसके बाद उसमें भी हमारे अच्छे आंकड़े देखने के लिए मिले। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और ये चैलेंज क्यों हुआ इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले चैलेंज क्यों हुआ, देखो हम डेस्टिनेशन ले लेते हैं, ये देहरादून, ये हरिद्वार, देहरादून हरिद्वार, ये सहारनपुर और बीच में पड़ा छुटमलपुर, ठीक है। तो रूट जो जाता है वो इस तरीके से जाता है। अब वो ध्यान से समझिएगा। अब सहारनपुर बस स्टैंड पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आप ऑब्जर्व करिए 2 बस हैं यहां पर, एक बस वाला बैठा रहा है सवारी कहाँ की, देहरादून के लिए सवारी बैठा रहा है, दूसरा बस वाला सवारी बैठा रहा है हरिद्वार के लिए, ठीक है। और एक व्यक्ति यहां खड़ा है, इसको जाना है छुटमलपुर, ठीक है। तो ये हरिद्वार वाले से पूछे कि भाई मेरे को छुटमलपुर जाना है कि नहीं, सवारी बैठेगी हरिद्वार की। देहरादून वाले से पूछे कि भाई मेरे को छुटमलपुर जाना है कि नहीं, हम तो सीधी देहरादून की बैठा रहे हैं। यानी कि अब इसको ध्यान समझो, सोसाइटी के अंदर 3 सेक्शन हो गए, एक टॉपर का, एक लो, एक मिडिल। बहुत ध्यान समझिएगा। जो लोअर में रह गए यानी कि वो अनस्किल्ड हो गए। कौन हो गए, अनस्किल्ड। अब ये जो अनस्किल्ड है, ये जो अनस्किल्ड है, ये मैक्सिमम लेबर वर्क में है, और लेबर वर्क में जो है उसको एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो करना चाहे। वो ध्यान समझो, लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो करना चाहे, डेली बेसिस पे लेबर मिल रही है वो लेगा। दूसरा, इस सेक्शन का ध्यान गवर्नमेंट भी रखेगी। इस सेक्शन का ध्यान कौन रखेगी, गवर्नमेंट भी रखेगी। वो इसको राशन भी देगी, वो इसको राशन भी प्रोवाइड करेगी, जितनी फ्री चीजें हैं वो भी इसको मिलेंगी। तो यानी कि इस सेक्शन का ध्यान कौन रख रही है, गवर्नमेंट। अब बात करो टॉपर की। ये जो टॉपर है ये अच्छा कर रहा था, अपने आप मेहनत कर रहा था, हर सेक्टर में ऊंचा था, तो ये अपने आप अच्छी जॉब में, अच्छे बिजनेस में निकल जाएगा।
चैलेंज कहाँ आया? ये जो मिडल वाला है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो बिल्कुल नीचे वाले स्तर पे है ना बिल्कुल ऊपर वाले स्तर पे है, ये बेरोजगारी की लाइन इन्होंने बढ़ा दी। यानी कि ये जो सब लोग जो छुटमलपुर जाने वाले थे, इनको किसी ने किसी बस में नहीं बैठाया। ध्यान से समझो, छुटमलपुर जाने वाले जो लोग थे, सहारनपुर से एक रास्ता छुटमलपुर के थ्रू होता हुआ देहरादून, सहारनपुर से एक रास्ता छुटमलपुर के थ्रू होता हुआ हरिद्वार। लेकिन जो बस वाला है या तो वो हरिद्वार की सवारी बैठाएगा या देहरादून की बैठाएगा, छुटमलपुर वाले को नहीं बैठा रहा है। बात समझ रहे? जब यहां वाली सवारी को नहीं बैठाएगा, वो कौन है? ये मिडिल, यानी कि वो व्यक्ति जो ना तो बिल्कुल नीचे की कैटेगरी में है, एक वो व्यक्ति जो ना टॉपर की कैटेगरी में है, वो बेरोजगारी की लाइन में लगेगा। बात को ध्यान से समझिए। क्यों लगेगा? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, दूसरा वो अपने आप इतना सक्षम नहीं कि वो कहीं भी लग जाए। यहां से शुरू हुई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, ये एजुकेटेड हैं लेकिन बेरोजगार हैं। बात समझ आई? तो यहां से स्टार्ट होते 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 कंट्री के अंदर क्या बढ़ गई? बेरोजगारी। अगर आज की तारीख में आप सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे, बेरोजगारी देखोगे, तो आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? एजुकेशन में। एजुकेशन लो, बेरोजगार हो जाओ। ठीक है, आप एजुकेशन लो और क्या हो जाओ? बेरोजगार हो जाओ। अब बात को ध्यान समझो। डेफिनेशन के तौर पर टेक्निकली हम अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द ऑनगोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। यानी कि सबसे पहला तो उस व्यक्ति की इच्छा भी होनी चाहिए, ही इज विलिंग टू वर्क। ठीक है, यानी कि उसकी काम करने की इच्छा भी हो। दूसरा, ऑनगोइंग वेजेस, यानी कि जो वेजेस चल रही हैं उन्हीं वेजेस पर वो काम करने का इच्छुक है और तब उसे जॉब ना मिले, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। पहली कंडीशन, मार्केट के जो वेजेस चल रहे हैं, जो सैलरी के रेट चल रहे हैं, उन पर वो काम करने के लिए तैयार हो। दूसरा, वो क्या हो? इच्छा हो उसकी काम करने की। और तीसरा, उसको जॉब ना मिल रही हो, तब इस कैटेगरी सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो 15 ईयर्स से लेकर के 59 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है, इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? वर्कफोर्स। यानी कि ये वो पॉपुलेशन है जो काम करने के लिए इच्छुक है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको हम कंट्री के लिए वर्कफोर्स के तौर पर मानेंगे। अब देखो, अगर हम अलग अलग एरियाज देखें, इंडिया के अंदर एक रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है। तो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है वो सीजनल और डिसगस्ड है। ठीक है, सीजनल और डिसगस्ड। फिर है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगी वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल होती है, देखो रूरल एरिया है, मैक्सिमम जो ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर के अंदर सीजनल काम होता है, जब तक सीजन है आपको काम मिलेगा, सीजन नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते हैं क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहां देखने के लिए मिलती है? एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्या है? आपको लगता है पीपल काम कर रहे हैं लेकिन उनका होना या ना होना बराबर है। मान लो एक शॉप है, उस शॉप पे एक व्यक्ति बैठे, उससे भी उतना ही आउटपुट आ रहा है, दो बैठे उससे भी उतना ही आउटपुट आ रहा है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो बैठे या ना बैठे, उसके बैठने से फर्क क्या पड़ता है? तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये मैक्सिमम एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, एक लैंड है, उस फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, अगर 4 भी जाकर के काम करें तो भी उतना ही आउटपुट आएगा, 7 के 7 गए तो भी उतना ही आउटपुट आया। तो जो 3 हैं वो कैसी कैटेगरी में डाले जाएंगे? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाले जाएंगे। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये मैंने बताया। अर्बन एरिया के अंदर मेनली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है यहां लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लिटरेसी नहीं बढ़ रही है, स्किल्स नहीं बढ़ रही हैं और वो मार्केट के साथ मैच भी नहीं होती हैं। अब हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ये इकोनॉमिक ओवरलोड क्रिएट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है, आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड है, वो रिड्यूस होता है।
और इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती है जिसको आप डिप्रेस्ड कह सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक चीज और समझ लें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू भी घटेगा, और फिर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ाने के लिए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स की स्लैब बढ़ा देगी, यानी कि टैक्स रेट्स बढ़ा देगी। और टैक्स रेट्स अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो टैक्स का बर्डन आएगा, फिर उसे टैक्स इवेजन भी होगा, लोग टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे। अब देखो, अगर हम सेक्टर्स की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बोलते हैं। इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या हम ये कहें जो नेचर से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करता है। तो यहां हम लोगों ने क्लास 9th एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को फिनिश कर लिया। यहां हम लोगों ने समझा कि पॉपुलेशन एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हालांकि इन सेक्टर्स को डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी हम लोगों ने ये बात समझी कि भाई हमारे यहाँ लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है, लिटरेसी नहीं हो रही है, वो एक बड़ा चैलेंज है। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण है एक ऐसा सेक्शन जो ना तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी में आता है ना अपर कैटेगरी में आता है, उस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान ना होना। और एक जो सबसे बड़ा रीजन रहा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का वो ये रहा कि कहीं ना कहीं जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, उसकी डेफिनेशन को बदल दिया गया। एक ट्रेंड चला जिसके अंदर ये प्रूफ किया गया कि अगर आपके पास जॉब है तभी आप एम्प्लॉयड हैं। बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी से बाहर ही निकाल दिया गया, यानी कि कोई भी पर्सन अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना कोई बिजनेस करता है, तो ये मान के चला गया इसके पास तो रोजगार ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर गांव में आप देखेंगे तो गांव में कोई बच्चा अगर स्कूल में गया, उसको टीचर कहेगा अगर नहीं पढ़ेगा तो अपने पिताजी की तरह खेती करेगा, नहीं पढ़ेगा तो पकौड़े बेचोगे, नहीं पढ़ेगा तो नाई बनोगे। तो ये जो इस तरीके की मानसिकता डेवलप की गई, उसके कारण प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि किसी का कोई भी अपना बिजनेस था, किसी का कोई भी रोजगार था, उसकी रेस्पेक्ट उसके माइंड में डेवलप नहीं हो पाई। जब वो रेस्पेक्ट डेवलप नहीं हो पाई तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को छोड़ करके, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट को छोड़ करके उसने अदर ऑप्शन सर्च किए और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी या प्राइवेट जॉब्स में ट्राई करने लग गया। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो एक लिमिटेड परसेंटेज तक ही कैंडिडेट्स को एब्जॉर्व कर सकता है। इसके बाद तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं, तभी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट होगा, अदरवाइज ये एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी की। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, पॉवर्टी एज चैलेंज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।